आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अगर मैं कहूं एक वक्त लालू को बीजेपी ने बिहार का सीएम बनाया था तो आपका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन आपका चाहे जो हो, मगर है ये सच। आज से 30 साल पहले जब लालू एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब बीजेपी को उनमें बहुत संभावनाएं नजर आई थीं। गठबंधन बना था, बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन फिर उन्हीं लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को बिहार में तोड़ डाला था। बिहार के राजनीतिक इतिहास की इस दिलचस्प घटना को आज प्रभाष के दत्ता से सुनेंगे। प्रभाष जी राजनीति पर खूब कलम चलाते हैं और आजकल बिहार में चुनाव की बयार के बीच वो छांट छांट कर किस्से कह रहे हैं। तो फिर चंद सेकंड के ब्रेक के बाद सुनते हैं इस कहानी को। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं, ज्ञान की बातें हैं, मजेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते हैं। आज तक रेडियो कहते हैं, सुनता है सारा जहां। भाजपा का सबसे बड़ा फासला, अगर ये कहूं तो गलत तो नहीं होगा। वो जो दिलचस्प कहानी है वो आपने इंडिया टुडे वेबसाइट पर लिखी है, मैं पढ़ रहा था और मैंने सोचा इसको जो है सुनाया जाए। तो जरा वो कहानी सुनाइए, बीच बीच में मैं आपको टोकता रहूंगा। वो क्या दौर था, वो क्या परिस्थितियां थी, वो कौन लोग थे और वो क्या ऐसी बातें थी, फैक्टर्स थे कि भाजपा को एक वक्त पे लालू प्रसाद यादव में बिहार का सीएम नजर आया। कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें ये याद करना होगा कि राजीव गांधी एक प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे थे 1984-85 से लेकर 1989 तक। जी। उनके कार्यकाल के आखिरी दिनों में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विद्रोह कर दिया था। जी, बोफोर्स उनके कैबिनेट के साथी थे। जी जी, उनके कैबिनेट के साथी थे। बोफोर्स तोप का एक घोटाला सामने आया था, जो कहीं और किसी रेडियो से वो बात प्रसारित हुई। भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह उन दिनों तो पहले विरोध किया, बाद में पार्टी छोड़ी, फिर उन दिनों कैंपेन टूर पे निकले पूरे भारत में। और उनका एक ट्रेडमार्क स्टाइल था, जब वो जाते थे किसी भी सभा में तो वहां से अपनी जेब से एक पर्ची निकालते और कहते थे इस पे मैंने नाम लिख रखे हैं उन लोगों के जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम उन्हें जेल भेजेंगे। आप वो पर्ची दिखाया करते थे बार बार। वो एक पर्ची दिखाया करते थे। उस पर्ची में क्या थी किसी को मालूम नहीं कि क्या थी। अलग अलग कहानियां बाद में आई कि क्या थी उस पर्ची में। खैर वो अलग विषय है। और ऐसे में जब 1989 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी जरूर, लेकिन बहुमत नहीं। और उस वक्त की राजनीति का दौर समझिए कि राजीव गांधी ने कहा कि बहुमत नहीं है इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब जनता दल, जो जनता पार्टी पहले की थी और जो कांग्रेस विरोधी पार्टियां रही थी, उन सबको मिलके एक जनता दल बनाया गया था, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, देवीलाल थे, चंद्रशेखर थे, लालू प्रसाद तब बहुत फायर ब्रांड लीडर माने जाते थे। बिहार में जनवादी नेता थे वो, लोहिया, और उनके विचारों को आगे ले जाने वाले नेताओं में उनका नाम शुमार था। तो 1989 में जब केंद्र में सरकार बननी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास बहुमत नहीं था, तो बीजेपी जो दो एमपी की पार्टी बन के 1984 में थी, इसमें आके 88-89 सीटें इनके पास आई थी। जी। तो ये केंद्र की सरकार को बैसाखी देने की हालत में थे। ये किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी आई थी। आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त बीजेपी के मुखिया थे। जब उसके अगले साल बिहार में चुनाव हुआ
तो वहां तो ये स्थिति ऐसी हुई कि जनता दल बहुमत से दूर रह गई। तब यूनाइटेड बिहार था और जनता दल को 122 सीटें मिली थी और बिहार में कुल 324 सीटें थी विधानसभा में। वहां भी जो उनके समर्थक दल थे उनसे उतने वोट नहीं, उतनी सीटें नहीं मिल रही थी कि कोई भी नेता जनता दल का अपना बहुमत साबित करता है। तो आप बीजेपी इसमें के मैं इसमें जोड़ देता हूँ स्पष्टता के लिए कि तब बिहार और झारखंड एक थे। 324 विधानसभा सीटों का सदन था टोटल, और 324 में से जो है जो जनता दल है उसे 122 सीटें मिली। 162 सरकार बनाने के लिए जरूरी थी। जी, बिल्कुल, कम से कम 162 चाहिए था। जी, उसके बगैर सरकार नहीं बन तो पाती। 40 सीट कम रह गए साहब। 40 सीट कम रह गई। बीजेपी के पास 39 सीटें थी। तो एक और कहीं से या दो कहीं से उनके पास थी और 5-7 सीटें और थी। जी। तो बीजेपी के लिए ये बिल्कुल नेचुरल सा आया कि केंद्र में उन्होंने कांग्रेस विरोधी सरकार को समर्थन दिया है, तो बिहार में भी कांग्रेस विरोधी सरकार को समर्थन दे सकते हैं। जी, ये नेचुरल ट्रांजिशन हुआ था। हाँ, और जो आज बिल्कुल कांग्रेस के पास उस वक्त 71 सीटें थी। मतलब 71 दूसरी सीटें थी। सबसे बड़ी पार्टी तो थी, वो 71 थी। जी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और लालू प्रसाद यादव उस वक्त वो अपने सरनेम का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बाद में अपना सरनेम ड्रॉप किया। और भागलपुर दंगा सर उसके साए में चुनाव हुआ था। भागलपुर का जो दंगा कहा जाता। कांग्रेस की हार की जो बड़ी वजह थी वो भागलपुर का दंगा थी। दंगा 1989 में हुआ और उस दंगे को कंट्रोल करने में वहां की जो सरकार थी उस वक्त एस.एन. सिन्हा बने थे मुख्यमंत्री, वो विफल रहे थे और पूरा एक नैरेटिव बना था कि कांग्रेस ने दंगे रोकने के लिए कोशिश नहीं की। जब वहां की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया कि वहां के डीएम को, एसपी को वहां से ट्रांसफर करेंगे, उसी दौरान राजीव गांधी का दौरा हुआ। वो भागलपुर गए और मुख्यमंत्री से राय मशवरा के बगैर उन्होंने घोषणा कर दी कि इन अधिकारियों का तबादला नहीं होगा, जिसका मतलब वहां ऐसे लिया गया कि ये सरकार जो है ये माइनॉरिटी विरोधी है, ये दंगा करने वालों के पक्ष में खड़ी है, उनको बचाना चाहती है। राजीव और आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कई किताबें पढ़ रहा था और उसमें एक किताब 24 अकबर रोड थी रशीद किदवई की। इसमें ये भी मैं देख रहा था कि इंदिरा गांधी की तरह राजीव गांधी करने लगे थे कि जो प्रदेशों के सीएम थे कांग्रेस के, उनकी बातों को ना मानना या उनके ऊपर अपने फैसलों को थोपना या जल्दी जल्दी सीएम बदल देना या ऐसे फैसले लेना कि वहां का मुख्यमंत्री ये सोचे कि भाई मेरी जो हैसियत है वो कम करके आंकी जा रही है। तो आप जो कह रहे हैं शायद उसी सिलसिले में से एक ये भी प्रकरण है तब का। हाँ, ये कांग्रेस की परिपाटी थी उन दिनों कि वो ये नहीं चाहती थी कि किसी राज्य में कोई मजबूत नेता उभर आए, क्योंकि फिर वो अपना दबदबा दिखाने लगेगा। ये एक समस्या थी। लेकिन राजीव गांधी की जो इमीडिएट जो कही जाती है कि वजह रही थी, वो ये कि जब वो जा रहे थे भागलपुर दौरा करने के लिए, दंगा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मिलने के लिए, तो वहाँ प्रदर्शन हो रहे थे जिसमें जो हिंदूवादी संगठन थे उनका प्रदर्शन था और वो मांग कर रहे थे कि इनका तबादला न हो। अच्छा। तो ऐसा राजीव गांधी का इम्प्रेशन आया कि शायद उनके तबादले से मामला बिगड़ जाएगा और इसलिए उन्होंने ये घोषणा कर दी। जी। तो खैर उसका नतीजा ये हुआ कि जो नाराजगी ऑलरेडी बोफोर्स और उसके बाद के प्रकरण ने दी थी, कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल तैयार किया था। उस माहौल को और भी ज्यादा तेज कर दिया और उस वक्त से लेकर अभी तक मुस्लिम समुदाय बिहार में कांग्रेस के समर्थन में नहीं रहा है और उसके बाद से कांग्रेस कभी अपनी बदौलत सीटें इतनी नहीं जीत पाई है कि वो प्रभावी रूप में भी रह सके या अपना मुख्यमंत्री भी ला सके वहाँ। मतलब या तो सरकार में शामिल होने के लिए उस टोटल
बहुमत ला सके या फिर किसी की सरकार बनवाने में जो है महत्वपूर्ण रोल निभा सके, ऐसी स्थिति हाँ, कांग्रेस की कभी या आई नहीं। अपना चीफ मिनिस्टर, हाँ ठीक है अपना सर। चीफ और मिनिस्टर भी। उस तरफ क्या हो रहा था? और जनता दल। जनता दल में क्या हुआ कि जनता दल में लालू प्रसाद उस वक्त लोकसभा के सांसद थे और इनका दावा था कि ये मुख्यमंत्री बने जब जनता दल मुख्य वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में अच्छा, है। नहीं एक चीज पूछ रहा हूँ, नंबर तो उतने आए नहीं, तो हम्म। फिर भी मतलब लालू प्रसाद यादव के मन में ख्वाहिश थी और सांसद थे तब कि मैं सीएम बन हाँ। सकता हूँ। वो ख्वाहिश नहीं थी, वो इसके लिए कोशिशें कर रहे थे, वो लोगों से मिल रहे थे। उन्हें जब ये पता चला कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हें नहीं बनाना चाहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के अपने रिजर्वेशंस थे। आप विश्वनाथ प्रताप सिंह की छवि याद कीजिए, वो बिल्कुल अरबेन 100, उनको थोड़ी दिक्कत होती थी, उनको चंद्रशेखर के व्यक्तित्व से भी उन्हें परेशानी नहीं थी। तो लालू प्रसाद का भी जो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल गांव से जुड़ा व्यक्तित्व है, ये गवई अंदाज का नेता विश्व गवई अंदाज प्रताप सिंह को कबूल नहीं था और शायद इसीलिए चंद्रशेखर आजाद से भी उनकी पटती नहीं थी। चंद्रशेखर से भी उनकी पटती नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद मुंह से निकल गया, इतने चंद्रशेखर आजकल राजनीति में सक्रिय हैं। तो चंद्रशेखर की, हाँ सही बात है सर, जो उनकी पुरानी फोटोज वगैरह हम आज भी देखते हैं और जिन्हें वो याद होंगे, तो लगता था एकदम खाटी गांव के नेता। बिल्कुल, और वो वैसे ही रहते भी थे और जबान को भी कभी कोशिश नहीं की, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह बिल्कुल दूसरे मिजाज के थे और राजनीति में भी उनका जो एक आचरण होता था, एक पब्लिक बिहेवियर था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो लालू प्रसाद ने जब देखा कि विश्वनाथ प्रताप से कोई मदद नहीं मिल रही है, उन्होंने चौधरी देवीलाल का रुख किया। वीपी सिंह किसको चाह रहे थे सर? फिर वीपी सिंह किसको चाह रहे? सरकार को बनाना चाहते होंगे। हाँ, वो बनाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि दलित नेता एक थे, राम सुंदर दास। अच्छा। वो बिहार के बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। अच्छा। और जमीन से जुड़े थे और बहुत सौम्य छवि थी, वार्ता। हाँ, उनकी जो छवि थी, एक सौम्य नेता की छवि थी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को ऐसा लगा कि अगर एक दलित नेता बनता है तो उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। वजह ये कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे थे हमेशा कि ये अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करती है बिहार में और वोट ये लेती है पिछड़ी जातियों से और मुख्यमंत्री बनाती है अगड़ी जाति के लोगों को। अच्छा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए एक मौका था कि इस इम्प्रेशन को बदला जाए बिहार में। तो इसलिए वो चाहते थे कि राम सुंदर दास बने। लालू प्रसाद को ये बात जच नहीं रही थी, उनकी नजर थी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। उन्होंने चौधरी देवीलाल से मुलाकात की, उनका समर्थन हासिल किया। देवीलाल भी बिल्कुल जैसे लालू प्रसाद ने अपनी छवि बिहार में बनाई थी, देवीलाल की भी छवि बहुत हद तक हरियाणा में वैसी ही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसी ही थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो समर्थन में आ गए, लेकिन बात फिर भी नहीं बन रही थी। हर किसी को पता था कि अगर उस वक्त जनता दल की लेजिस्लेचर पार्टी में मीटिंग हो और चुनाव की बात आ जाए तो राम सुंदर दास आराम से जीत जाए। अच्छा, तो ठीक है। तब लालू प्रसाद ने चंद्रशेखर का रुख किया और शायद ये देवीलाल के सुझाव पे। अच्छा, देवीलाल ने कहा होगा कि चंद्रशेखर को अगर तुमने मना लिया तो फिर तुम्हारा जो है काम आसान हो जाएगा। चंद्रशेखर ने एक दूसरा सुझाव दिया। एक पुराने नेता बिहार के रघुनाथ झा, उनसे कहा कि आप तीसरे कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाइए। जो लालू के करीबी भी रहे, काफी जो लालू प्रसाद के काफी करीबी रहे, आखिरी वक्त तक करीबी रहे। और जब ये तीनों के बीच चुनाव होना था तब बहुत स्लेंडर मार्जिन से लालू प्रसाद चुने गए थे, मतलब विधायक दल के नेता। चंद्रशेखर जी ने एक चाणक्य चाल चली और कहा कि दो कैंडिडेट अगर खड़े हो रहे हैं, रामसुंदर और लालू, तो एक तीसरा भी खड़ा किया जाए और जो होता है वोट कटवा वाली भूमिका जो थी वो रघुनाथ झा को प्रदान की गई। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा छोटा मार्जिन था सर, आप बता रहे। हाँ, बहुत छोटा मार्जिन था। मुझे वो ये सिंगल डिजिट मार्जिन था, 5 से कम का मार्जिन था। अरे तो और उसमें वो जीते और तब वो बने। लेकिन अब बन तो जाए, बहुमत कैसे साबित करते, तब बीजेपी का सहारा लिया गया था। अच्छा, ये भी कमाल है। अच्छा, एक चीज और है,
नंबर पूरे हो नहीं रहे और अंदर जनता दल में सीएम पद पर कौन बैठेगा उसके लिए वोटिंग हो गई। बिल्कुल। वोटिंग क्या, वो सिर्फ टवल कह सकते हैं। बिहार की राजनीति को जो लोग जानते हैं उनके लिए शब्द अनजाना नहीं है कि वो राजनीति का सिर्फ फुटबॉल चल रहा था उस वक्त उनकी पार्टी में, जो पहली बार सत्ता का स्वाद चखने जा रही थी बिहार में। जी हाँ। पहली पार्टी ही नहीं बनी थी वो। और लालू प्रसाद यादव अपेक्षाकृत काफी कम उम्र के थे तब हाँ। मेरा ख्याल है 40-42 के बीच उनकी उम्र ही होगी। बिल्कुल युवा थे। युवा थे वो, और तेज तर्रार नेता माने जाते थे, जनवादी थे। आज जो लालू प्रसाद की छवि है कि वो यादवों के नेता हैं या ओबीसी के नेता हैं, ऐसी छवि उस वक्त नहीं बनी। अच्छा। उस वक्त वो समाजवादी नेता के रूप में, लोहिया और जेपी के फॉलोअर्स के रूप में उनकी छवि थी। एक ऐसा नेता जो मैं सर आपको याद दिलाऊं, सॉरी मैं काट रहा हूँ, आपने शायद अपने लेख में ये भी लिखा था कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी जो बिहार के सीएम पद की उम्मीदवारी थी उसके पीछे ये तर्क भी गिनाया कि मैं वहां पर नेता प्रतिपक्ष रह चुका हूँ विधानसभा में। बिल्कुल, वो विधानसभा में अपने पिछले, जब वो इसके पहले लोकसभा चुनाव जीतने से पहले विधानसभा के सदस्य थे, तब वो कांग्रेस की सरकार में जो विपक्ष का नेता होता है, वो विपक्ष का नेता थे वो। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि, और उस वक्त की परिपाटी ये थी कि संसद में, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता था, वो अगर सत्ता बदल जाए तो वो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑटोमेटिकली माना जाता था। स्वाभाविक ऐसा होना, हाँ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की हैसियत पक्ष में है यानी सरकार में है, वो इधर विपक्ष में विपक्ष के नेता की होती थी। अब ये इक्वेशन नहीं रहा वैसा, लेकिन उस वक्त की राजनीति में यही सोच थी। और लालू प्रसाद ने जब दावा किया, उसके बाद फिर बीजेपी ने इनको सपोर्ट किया। आउटसाइड सपोर्ट था, बीजेपी सरकार में शामिल नहीं थी। तो उस जैसे केंद्र में शामिल नहीं थी, वैसे बिहार में भी शामिल नहीं थी। लेकिन बिहार में, केंद्र में 1 साल से ज्यादा चला, बिहार में वो कुछ महीने ही चल पाया। लालू प्रसाद यादव ने ये साबित कर दिया कि भाजपा ने उनको चुनकर जो है कोई अच्छा काम तो नहीं किया और ना वो कोई अच्छी चाल थी। उल्टा जो कुछ लालू ने किया उसकी वजह से केंद्र में भी सरकार गिर गई। नहीं, इसको बिल्कुल ये इतने सिंपल तरीके में समझना, शायद राजनीति को समझने में हम भूल कर जाएंगे। बताइए। इसकी ये जो पटकथा, इसकी शुरुआत होती है विश्वनाथ प्रताप सिंह पर बढ़ते उस दबाव का, जिसमें चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर कह रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। तो और बीपी सिंह की पार्टी के अंदर चंद्रशेखर और देवीलाल उनके स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स थे। क्यों वो ऐसा कह रहे थे सर कि बीपी सिंह को इस्तीफा देना चाहिए? बीपी सिंह का दबदबा पार्टी पे नहीं था। उसके पहले चंद्रशेखर ने पूरे भारत का एक दौरा किया था और उस दौरे में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया था। ठीक है। पैदल यात्रा की थी उन्होंने, और वो बड़े नेता माने जाते थे उस वक्त, तो जो जमीन से जुड़े हुए। अच्छा, तो वीपी सिंह ने चुनाव तो जितवा दिया राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स को मामला बनवाकर, लेकिन जो संगठन था, आप कह रहे हैं कि संगठन में वो पैठ नहीं थी वीपी सिंह की। वो पैठ नहीं थी। इनफैक्ट लोगों में भी वीपी सिंह अर्बन मिडिल क्लास के बीच उनकी पैठ थी, लेकिन जो गांव में, जहां अब आज भी ज्यादा वोटर्स गांव में हैं, और उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो जो जिन नेताओं की पहुंच गांव तक थी, जिनकी आवाज गांव तक जाती थी, उनमें चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल थे। तो देवीलाल का दावा था कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। अच्छा। और वो इस घटना को ऐसे भी एक बात और याद करके हम समझ सकते हैं कि चौधरी देवीलाल को जब शपथ दिलाने की बारी आई थी, तो राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। राष्ट्रपति ने उन्हें करेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उप प्रधानमंत्री करके भारत के संविधान में कोई पद नहीं है और उस नाम से कोई शपथ नहीं ली जाती। हाँ, ना डिप्टी सीएम ना डिप्टी पीएम। हाँ, तो लेकिन उन्होंने वापस से रिपीट किया कि मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। तो फिर बाद में राष्ट्रपति ने मामले को छोड़ दिया, तूल नहीं दी,
तो ये दिखाता है कि वो कितने राजनीतिक तौर पर कितना दबाव डाल रहे थे। ठीक है उस सर। दबाव को और असरदार बनाने के लिए उन्होंने संसद भवन के पास एक बड़ी रैली की थी जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में। तो ये 1990 के अगस्त के शुरुआत में या जुलाई के अंत में। और उस रैली ने उन्होंने लगभग ये कह दिया था कि उन्हें वीपी सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर कबूल नहीं है। तो ठीक। इसके बाद वीपी सिंह पर बहुत दबाव था कि वो इस्तीफा दे। वीपी सिंह ने अपनी सरकार अपनी कुर्सी ये बचाने के लिए, हालांकि उसके पहले वीपी सिंह एक बार ऑफर कर चुके थे, वो बार बार ऑफर करते थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनके बारे में एक मजाक भी चलता था कि वीपी सिंह इस्तीफा अपनी जेब में लेके घूमते हैं और जब कोई विरोध करे तो कहें कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये, लेकिन देवीलाल का रैली का असर ये हुआ था कि वीपी सिंह को एक संकट नजर आया और उन्होंने बहुत पुराना 2 दशक पुराना एक रिकमेंडेशन जो बीपी मंडल बिहार के ही नेता थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की बात कही थी। ठीक है। उन्होंने उसको लिटरली कोल्ड स्टोरेज से निकाल के इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, रिपोर्ट तो जो है बहुत सालों से पड़ी हुई थी। हाँ, बहुत सालों से पड़ी थी, उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये इम्प्लीमेंट करने से पहले बीजेपी से राय मशवरा नहीं ली गई, जो पार्टी बाहर से समर्थन कर रही थी। और कहा जाता है कि देवीलाल और चंद्रशेखर भी पूरी तरह से इस बात से वाकिफ नहीं थे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। बीजेपी का और बाकी ये दलों का कहना था कि आप इसे आर्थिक आधार पर लागू करें, न कि जातीय आधार पर, क्योंकि जातीय आधार पर इन सबकी अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से यह फॉर्मूला दिया था। लेकिन जब वीपी सिंह ने ये लागू कर दिया तो बीजेपी के पास बहुत मौके नहीं थे। उन्होंने इसका उस वक्त इमीडिएटली समर्थन वापस नहीं लिया, क्योंकि अगर समर्थन वापस लेते तो ओबीसी को एक संदेश देते कि बीजेपी उनके खिलाफ है। आडवाणी जो उस वक्त बीजेपी के मुखिया थे, उन्होंने एक प्लान किया रथ यात्रा का। इनका अयोध्या मूवमेंट सफल रहा था 1984-85 के बाद से, उस पे काम शुरू हुआ था 86 के बाद से जोर पकड़ने लगा था और 89 आते आते बहुत एक माहौल बन गया था जिसका फायदा उन्हें चुनाव में हुआ था। अब वो एक रथ यात्रा निकाल रहे थे जो सोमनाथ से अयोध्या जाना था। वो रथ वो टोयोटा में वो रथ था। टोयोटा थी, रथ था। अब तो वो पूरे देश ने देख लिया। वो रथ बड़ा शानदार था। उसपे उस वक्त नरेंद्र मोदी भी खड़े हुए थे, मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे पार्टी के, वो खड़े थे, आडवाणी जी थे। हाँ सर, फिर बताइए। खैर तो जैसे आडवाणी का रथ बिहार के समस्तीपुर पहुंचा, उस दिन ये अक्टूबर 23 था मेरे ख्याल से। हाँ, तो रथ यात्रा की शुरुआत जो है 25 सितंबर 1990 को थी। हाँ, वो दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है। हाँ, और 23 अक्टूबर को जो है वो रथ रोक लिया गया, करीब करीब 1 महीना या 28 दिन के लिए। 1 महीना, हाँ। तो ये उसी दिन 23 अक्टूबर को वीपी सिंह की तरफ से लालू प्रसाद यादव को ग्रीन सिग्नल मिला कि आप रोक दीजिए, आप आडवाणी को गिरफ्तार कर लीजिए। तो लालू प्रसाद ने ये अपने पुलिस फोर्स को ये आदेश दिया, उनका रथ रोका गया। लालू प्रसाद मिलने गए आडवाणी से और उनसे कहा कि देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ ऐसा आदेश मुझे आया है, आपसे कोई निजी बैर नहीं। इसका बाद में उन्होंने जिक्र भी किया था, अपनी किताब में भी किया और एक इंटरव्यू में भी किया था कि आडवाणी और उनके बीच के संबंध उनकी गिरफ्तारी के बावजूद सामान्य रहे, कभी बिगड़े नहीं जी। ये और इस गिरफ्तारी के फौरन बाद बीजेपी ने केंद्र से और राज्य में दोनों जगह सरकारों से अपना समर्थन वापस ले लिया। बिल्कुल। केंद्र में तो वीपी सिंह को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, लेकिन लालू प्रसाद ने बिहार में बीजेपी को ही तोड़ दिया। अरे गजब कहानी है सर। वो भी थोड़ा सा उसे भी सुना दीजिए 2-4 मिनट। हाँ, तो वो बीजेपी के कई नेता वो पहली बार सत्ता के करीब इतने आए थे
जो 77 में जो नेता थे वो एक दूसरे मूवमेंट के हिस्सा थे। 89-90 की जो बीजेपी थी उसमें कई ऐसे नेता थे जो पहली बार सत्ता के करीब आए थे और मन डोल रहा था। उनमें से बिहार में 10 एमएलए का एक ग्रुप था जिसको उस वक्त के बिहार के बड़े नेता थे इंदर सिंह नामधारी, वो लीड कर रहे थे। वो डिफेक्ट कर गए, लालू प्रसाद से मिल गए। बाद में इंदर सिंह नामधारी लालू प्रसाद की सरकार में मंत्री भी बने और बीजेपी को अपने 10 एमएलए गंवाने पड़े। इन साथ में कुछ और इनके लालू प्रसाद ने और दूसरे दल लेफ्ट का भी और झारखंड उसमें था जो समर्थन ले लिया। जी हाँ सीपीआई सीपीएम वाले थे, जैसे सीपीआई के 19 थे, सीपीएम के 6 थे, आईपीएफ थी एक नई, उसके 7 थे, आईपीएफ नई पार्टी बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 थे और इसके अलावा निर्दलीय जो थे, निर्दलीय थे। वो भाजपा के जो 10 तोड़े थे वो तो थे ही। लालू प्रसाद ने कहा था कि सारे निर्दलीय हमारे साथ हैं, सारे जेएमएम के साथ हैं। सीपीआई के लोग वो इसलिए साथ आ गए कि बीजेपी ने अयोध्या का मुद्दे को खड़ा कर दिया था। तो उन्होंने कहा बीजेपी को वापस न आने का मौका मिले, इसलिए इस सरकार को हम बचाएंगे। तो ये लालू प्रसाद ने एक मास्टर चाल चली थी वहाँ, जो वीपी सिंह केंद्र में नहीं कर पाए और ये पूरा दौर था उस वक्त का। लेकिन आज बीजेपी और लालू प्रसाद के बीच जो इक्वेशन है वो लोगों को ये 30 साल पुरानी बात याद नहीं दिलाती है। बहुत कमाल की बात है सर। इनफैक्ट लाल कृष्ण आडवाणी की मैं जो आत्मकथा पढ़ रहा था उसमें उन्होंने कहीं ये लिखा है, अगर मुझे ठीक से याद है, कि हमारा जो पहला गठबंधन था वो दिल्ली चुनाव में था, कम्युनिस्टों से था। तो राजनीति है, गजब गजब के खेल हुआ करते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनवाया, उसी ने भाजपा को बिहार में तोड़ भी दिया और आज करीब मतलब 30 साल बाद भी एक दूसरे को दोनों फूटी आंख नहीं दिखाते। बिल्कुल। और देखिए ना, जो नीतीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद वो दोबारा भाजपा के पाले में चले गए, तो भाजपा ने उनके बेटे को भी सत्ता से महरूम किया लालू के। दशक दर दशक और पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक दुश्मनियां ऐसे बराबर की जाती हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस इंटरेस्टिंग कहानी को फिर से जिंदा किया। बिहार चुनाव है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई अपनी 7 पुश्तें उखड़वाना चाहता हो तो चुनाव में खड़ा हो जाए। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जिन्हें पता था उनके जहन में ताजा हुई होगी। ऐसी ही कहानी किस्सों के साथ मैं हाजिर होता रहूंगा पॉडकास्ट में। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अगर कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर जरूर लिख भेजें। मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा पता। फिर मिलता हूं, सुनते रहिए आज तक रेडियो। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।